everyone, this is CA Pratik. I welcome you all to the fourth lecture of our fun learning course of Customs Act. Today's topic is one of my favorite type of duties in Custom Act, a simple topic. बहुत ही simple topic है, but very interesting and very useful for the exam. Okay, now this is again 1.5 hour some video, and then after we are done, we will play one small game. This one, जैसे हमने first lecture में किया था, ditto वैसे. ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू डू दिस एज केस स्टडीज. आपको ये जो भी आप सीखोगे, आप लास्ट 15 मिनट्स बी विद मी, वी विल सॉल्व दिस थ्रू केस स्टडीज. हम ये गेम खेलेंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग. सारे आंसर आपको आएंगे, ट्रस्ट मी. ओके, so now without wasting any time, let's begin today's topic, type of duties in customs act. चलो. Okay, so just like this custom duty, there are variety of duties in this custom duty act. जैसे safeguard duty आपको दिख रहा है, countervailing duty and anti-dumping duty. There are other also duties which we will discuss in this topic. Okay, so point number 1, we will first discuss what? Safeguard duty. Now ये safeguard duty का requirement क्यों था? Why was it necessary? Everything from base level we will learn. चलो ये देखो. Suppose I am an importer. मुझे बाहर से, इंडिया के बाहर से गुड्स खरीदना है, या फिर एक ऑप्शन है कि मैं इंडिया से भी ले सकता हूँ. ये ऑप्शन है मेरे पास, या मैं इंडिया से खरीद सकता हूँ या इंडिया के बाहर से. सपोज मैं इंडिया से ये प्रोडक्ट लूँ ना, इफ आई बाय दिस प्रोडक्ट इंडिया से, सो इंडियन सप्लायर्स वर सेलिंग मी फॉर ₹1 लाख. सारे टैक्सेस, जीएसटी सब मिला के दिस प्रोडक्ट आई कुड बाय फ्रॉम इंडिया फॉर 1 लाख. ओके, बट इफ आई इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, से मैं यही प्रोडक्ट लंदन से इंपोर्ट कर रहा हूँ, यही प्रोडक्ट मैं लंदन से इंपोर्ट कर रहा हूँ. ओके, सो ये प्रोडक्ट लंदन वाला कितने में सेल कर रहा है इंडिया में? 80,000. लंदन वाला यही प्रोडक्ट 80,000 में इंडिया में सेल कर रहा है. ठीक है, अब सिंस आई एम परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आई हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस. मुझे आईजीएसटी भरना पड़ा, मुझे इस पे कस्टम ड्यूटी भरना पड़ा, एंड फाइनली तो भी मेरे हाथ में प्रोडक्ट कितने में पड़ा? 94,000. ओके, सो इफ आई एम परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इंक्लूडिंग टैक्सेस मुझे सेम प्रोडक्ट 94 में मिल रहा है. लेकिन इफ आई एम बाइंग फ्रॉम इंडिया, तो मुझे प्रोडक्ट 1 लाख में मिल रहा है. कोई भी सेन आदमी क्या करेगा? इंडिया से लेगा या फिर बाहर से इंपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली यू विल इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है. टैक्सेस मिलाने के बाद भी इट इज चीपर. ओके, सो पीपल स्टार्टेड इंपोर्टिंग प्रोडक्ट टैक्स. अब इंडियन इंडस्ट्री का क्या होगा? ये जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्री है, इससे तो कोई खरीद ही नहीं रहा. सो वन बाय वन ऑल द इंडस्ट्रीज स्टार्टेड क्लोजिंग. सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि सभी लोग इंपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी गॉट सीवियरली अफेक्टेड. इंडियन इकोनॉमी इससे सीवियरली अफेक्ट हो गई. अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग की. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग की अपने ऑफिसर्स के साथ कि यार ये क्या हो रहा है? यही प्रोडक्ट एक्स यूके वाला से बाय करो तो 94 में मिल रहा है, सभी लोग इंपोर्ट ही कर रहे हैं. वी मस्ट सेफगार्ड अवर इंडस्ट्री. हमें इंडियन इंडस्ट्री को सेफगार्ड करना चाहिए. दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग. व्हाट दे सेड, वी मस्ट सेफगार्ड अवर इंडियन इंडस्ट्री. इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया ड्यूटी लाया. जैसे कस्टम ड्यूटी है, वैसे ही उसी का पार्ट है कि लेट्स इंट्रोड्यूस सेफगार्ड ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%. जैसे कस्टम ड्यूटी तो रहेगी, वो सरचार्ज बरचार्ज वो भी रहेगा. अब क्या आ गया? सेफगार्ड ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%. ओके, सब देखो कैसे होगा. कैसे होगा? गवर्नमेंट ये प्रोविजनली लाएगी फॉर 200 डेज. प्रोविजनली यानी ऐसे 200 डेज के लिए, सर्टेन डेज के लिए एप्लीकेबल हो गया कि 10%. प्रोविजनली 200 डेज के लिए आ गया, इट इज एप्लीकेबल एट 10%. ओके, ऐसा एक नोटिफिकेशन पास हो गया. सो सपोज गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 19 को सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी 200 डेज के लिए प्रोविजनली. तो ये कब तक एप्लीकेबल रहेगी? 18 अक्टूबर. आप कैलकुलेट करो 200 डेज, तो 18 अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगी. सो ये पीरियड में, इन दिस पीरियड, अगर कोई भी इंपोर्ट करेगा प्रोडक्ट एक्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा वो देखो. इफ नाउ इन दिस पीरियड आई इंपोर्ट प्रोडक्ट एक्स, कितने में लंदन वाला दे रहा था? 80,000. ठीक है, कितने में लंदन वाला दे रहा था? 80,000 में. पहले मैं उस पर जीएसटी भर रहा था 2,000, कस्टम ड्यूटी भर रहा था 12,000. अब एक और टैक्स भरना पड़ेगा, सेफगार्ड ड्यूटी.
It is same as custom duty. In addition to custom duty, I will now have to pay safeguard duty. करेक्ट है? सो अब मुझे प्रोडक्ट टैक्स लंदन से कितने में पड़ेगा? 1,04,000 में, 1,04,000 में. इज दिस ओके? सो इंडिया से खरीदूं तो ये प्रोडक्ट 1 लाख का है, एंड लंदन से इंपोर्ट करूं बिकॉज ऑफ दिस सेफगार्ड ड्यूटी. अगर मैं लंदन से इंपोर्ट करूं, अब प्राइस क्या हो गया? 1,04,000. सो नाउ पीपल विल स्टॉप इंपोर्टिंग. लोग लंदन से लेना बंद कर देंगे और इंडिया से ही लेंगे. तो यही तो चाहिए. This is what government want. So Indian industry are now protected and buyers are now purchasing from India. That's why this safeguard duty is there. Understood? To safeguard Indian industry, safeguard duty. क्यों है? To safeguard Indian industry, ये safeguard duty आया हुआ है. Understood? कितने दिनों के लिए आया? 200 days के लिए. ओके, चलो कब कब कौन से सर्कमस्टांसेस में सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी इंट्रोड्यूस. जैसे क्या होने लगा, कोई भी आर्टिकल जैसे ये आर्टिकल गुड्स हेवी क्वांटिटी में इंपोर्ट होने लगा, तो यार ऐसा कैसे, कुछ तो गड़बड़ है. सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस हो सकती है प्रोविजनली. सेकेंड, ऐसा थ्रेट है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो सीरियस इंजरी करेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को. अगर ये इंपोर्ट होने दिया ना तो ये बहुत डैमेज करेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को. तो गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकती है. कैसे करेगी? थ्रू नोटिफिकेशन. सिर्फ एक नोटिफिकेशन पास करेगा. कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरस्टूड? सो ये सर्कमस्टांसेस है. जब बहुत इंपोर्ट होने लगा वही प्रोडक्ट और पता चल रहा है कि आपकी इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस करेगा. कितने दिनों के लिए? 200 डेज प्रोविजनली. ओके, ये एक एडिशन, ये ड्यूटी इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी. जैसे इंपोर्ट करोगे तो आईजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, प्लस सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी टू सेफगार्ड. अंडरस्टूड? प्रोविजनल कैसे असेस होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करेगी कि यार इंडियन इंडस्ट्री को डैमेज हो रहा है, बहुत क्वांटिटी इंपोर्ट हो रहा है. कितने पीरियड के लिए आ जाएगा? 200 डेज के. मैक्सिमम 200 डेज के लिए प्रोविजनली इंट्रोड्यूस हो जाएगा. फिर बाद में गवर्नमेंट चेक करेगी एंड अगर लगा कि यार जरूरत ही नहीं है तो रिफंड कर देगी. आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ये 200 डेज में गवर्नमेंट सब कुछ चेक करेगी कि यार इतना इंपोर्ट क्यों हो रहा है, ये बहुत डैमेज होने वाला है मेरी इंडियन इंडस्ट्री को, ये सब स्टडी करेगी इन दिस 200 डेज. मालूम पड़ा कि नहीं होने वाला है तो जो भी सेफगार्ड ड्यूटी कलेक्ट किया ना वो रिफंड देगी. प्रैक्टिकली पता नहीं रिफंड देती है कि नहीं. ओके, सो चलो ये क्लियर हुआ. अब क्या हुआ? 200 डेज खत्म हो गए. ये 1 अप्रैल 19 को इंट्रोड्यूस हुआ था, 18 अक्टूबर तक वो खत्म हो गया पीरियड. लेकिन क्या हुआ? 200 डेज के बाद गवर्नमेंट ने अगेन एक हाई लेवल मीटिंग की. 200 दिन तक हो गए, अब क्या करें? वापस एक मीटिंग की. अभी भी ये लोग ने फाइंड आउट किया कि लंदन वाला स्टिल इज सेलिंग फॉर 80,000. यानी अगर सेफगार्ड ड्यूटी रिमूव की तो लोग फिर से लंदन से लेना स्टार्ट कर देंगे. बराबर है? सो अगर सेफगार्ड ड्यूटी रिमूव तो फिर वापस इंडियन इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड. सो ये पीरियड जो 200 डेज का पीरियड है ना, ये एक्सटेंड कर सकते गवर्नमेंट टिल 4 इयर्स. ये 200 डेज का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 4 इयर्स. ओके, अब ये कैसे होता है वो देखो. इट इज नॉट 200 प्लस 4 इयर्स. ये देखो, सपोज 1 अप्रैल को हुआ था इंट्रोड्यूस टिल 18 अक्टूबर, 200 डेज. ये था ना 200 डेज. अब 18 अक्टूबर प्लस 4 इयर्स नहीं. ये देखो 18 अक्टूबर प्लस 4 ईयर नहीं, 1 अप्रैल जब पहली बार सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुआ था वापस तब से 4 इयर्स. जब फर्स्ट टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट टाइम, तब से 4 इयर्स तक ये एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है? सो इट इज नॉट 200 डेज प्लस 4 ईयर, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन से 4 इयर्स. क्लियर हुआ? ये पढ़ो. पीरियड गेट एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी. It is not 200 days plus 4 year. Hence 4 year मैं 1 अप्रैल 19 से काउंट करूंगा, 18 अक्टूबर से नहीं. Understood? This is the point. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इन योर एग्जाम, एमसीक्यू भी आ सकते हैं. अब 4 साल भी हो गए, 4 इयर्स भी खत्म हो गए, वापस गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग की. यही प्रोडक्ट एक्स के रिलेशन में मालूम पड़ा कि आज भी 4 साल के बाद भी लंदन वाला फिर से 80 में ही बेच रहा है. ओके, एंड इंडिया में 1 लाख का.
सो अब टैक्सेस वैक्सेस में लाओ तो भी लंदन ही सस्ता पड़ेगा. ओके, सो यार अगर सेफ गार्ड ड्यूटी रिमूव कर दी तो वापस 4 इयर्स के बाद भी लोग तो लंदन से ही खरीदना स्टार्ट कर देंगे, इंडियन इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी. सो ये जो 4 ईयर का पीरियड है इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 10 इयर्स. ये जो 4 इयर्स का पीरियड है इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 10 इयर्स. समझा आपको? अब सुनो, इट इज नॉट 4 ईयर प्लस 10 इयर्स. अगेन द सेम थिंग, इट इज नॉट 4 ईयर प्लस 10 ईयर. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 अप्रैल 19. पहले कितने दिनों के लिए होता है? 200 डेज. फिर मैंने क्या बोला? एक्सटेंड हो सकता है टिल 4 इयर्स. तो कब से? 18 अक्टूबर प्लस 4 फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन, यानी 1 अप्रैल 19 से 4 इयर्स. यहां तक हुआ था 31 मार्च 23. अब मार्च 23 से 10 इयर्स नहीं, जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 19 को, तब से 10 इयर्स. तब से 10 इयर्स यानी 31 मार्च 29 तक. अंडरस्टूड? इट इज नॉट 4 + 10. जब फर्स्ट इम्पोज हुआ था तब से 200 डेज, जब फर्स्ट इम्पोज हुआ था तब से 4 इयर्स, एंड जब फर्स्ट इम्पोज हुआ था तब से 10 इयर्स. Okay, so period get extended from the date of first imposition. It is not 4 + 10. Hence 10 years are to be calculated from 1 April 19. Understood? अब 10 साल बाद क्या होगा वो एक्ट नहीं है यहाँ पे, वो आपको एग्जाम में नहीं. ठीक है? So right now remember this way. 10 years, 200 days, फिर से चालू है, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सटेंड कर दो टिल 4 ईयर. अगेन प्रॉब्लम है तो वही फर्स्ट इम्पोजिशन से 10 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है. ओके, सो सेफ गार्ड ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से पास करेगी प्रोविजनली 200 डेज के लिए. अगर लग रहा है कि नहीं और प्रोटेक्ट करना चाहिए और सेफ गार्ड करनी चाहिए इंडियन इंडस्ट्री, तो ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन. एंड आफ्टर 4 ईयर ऑल्सो यू फील नो वी शुड स्टिल प्रोटेक्ट, स्टिल सेफ गार्ड, देन यू कैन एक्सटेंड this period till 10 years from the date of first imposition. Understood? So these are the points, basic points of safeguard duty. So safeguard duty is very good. Indian industry protected रही and 200 days, 4 year, 10 years तक के लिए ये आ चुका है. Okay? But एक प्रॉब्लम बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ. देखो नेपाल की स्टोरी सुनो. नेपाल एक डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री. ये क्या करता था, ये भी है ना वो प्रोडक्ट टैक्स था ना, प्रोडक्ट टैक्स, वो भी नेपाल से इंडिया में सेल करता था. यानी मैं नेपाल से भी ये सेम प्रोडक्ट टैक्स इंपोर्ट करता था. ओके, सो नेपाल वाला क्या बोल रहा है मोदी जी को कि मोदी जी ये क्या, हम भी तो प्रोडक्ट टैक्स इंडिया में सेल करते थे, इंडिया वाले नेपाल से भी तो खरीदते थे, और आपने प्रोडक्ट टैक्स पे जीएसटी भी लगा के रखा है, कस्टम ड्यूटी भी लगा के रखा है, एंड नया टैक्स डाल दिया सेफगार्ड ड्यूटी. ओके, अब सभी लोगों ने नेपाल से खरीदना बंद कर दिया है. सारे इंडियंस ने नेपाल से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है. डेवलपिंग कंट्री डेवलप कैसे होगी? जैसे इंडिया का टोटल इंपोर्ट था प्रोडक्ट टैक्स 1 लाख, तो नेपाल क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट टैक्स इंडिया टोटल 1 लाख इंपोर्ट करता था, उसमें नेपाल तो हार्डली 2800 का कंट्रीब्यूशन देता था. सो 3% से भी कम था. स्टोरी सुना, नेपाल ने क्या बोला कि प्रोडक्ट टैक्स है ना, प्रोडक्ट टैक्स वो 1 लाख क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन नेपाल से उसमें हार्डली 2800 होता था, 3% से भी कम. अब वो भी लोगों ने बंद कर दिया. तो डेवलपिंग कंट्री डेवलप कैसे होगी नो मोदी जी? सिर्फ इंडिया का ही मत देखो, हमारा भी कुछ देखो. समझ गए कि इंडिया टोटल 1 लाख क्वांटिटी इंपोर्ट करता था, उसमें से नेपाल से तो हार्डली 2000 है, यानी 3% से भी कम आता था. ओके, तो मोदी जी ने फिर से मीटिंग की कि यार बात तो सही, नेपाल इज राइट, सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुई है तो इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अदर डेवलपिंग कंट्री के साथ रिश्ता ही तोड़ दें. ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल ड्यूटी अदर डेवलपिंग कंट्री की भी तो रेवेन्यू देखनी चाहिए हमें, उनके साथ भी तो रिलेशन रखना है. इसीलिए ये डिसीजन हुआ कि अगर हम डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, सो सेफगार्ड ड्यूटी माफ हो जाएगी. इट इज एग्जेम्प्ट. समझ गया आपको? इफ यू इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री तो सेफगार्ड ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट. लेकिन आपको पता है चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री. अगर ऐसा रूल आ गया तो चाइना वाला डालता ही जाएगा. हाँ, चाइना वाला इंडिया में गुड्स सेल करता ही जाएगा, हम लोग चाइना से खरीदते ही जाएंगे.
यहाँ पे कैप डाल दिया, गवर्नमेंट ने कैप डाला कि मानता हूँ सेफगार्ड ड्यूटी एग्जम्प्ट है, लेकिन कब तक? मेरा टोटल इंपोर्ट फ्रॉम दैट डेवलपिंग कंट्री शुड नॉट एक्सीड 3%. मेरा टोटल इंपोर्ट फ्रॉम दैट डेवलपिंग कंट्री शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ टोटल. समझ गया? अगर इंडिया प्रोडक्ट एक्स 1 लाख क्वांटिटी इंपोर्ट करता है, उसमें से नेपाल से 3000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो माफ है. 3000 के ऊपर आया तो ड्यूटी लगेगी, तो फिर ड्यूटी लगेगी. ओके, ये पॉइंट आ गया. अंडरस्टूड? फेयर है. डेवलपिंग कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर लिया, नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी, एंड चाइना वाले जैसे है जो खुद को डेवलपिंग बोलते हैं, तो वह को भी प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम 3%, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं. क्लियर? चलो, अब नेपाल ने ये स्टोरी सुन के बहुत खुश हो गया. नेपाल वॉज वेरी हैप्पी. ओके, सो नेपाल क्या कर रहा है? नेपाल ये स्टोरी बता रहा है किसको? भूटान को भी, बांग्लादेश को भी एंड श्रीलंका को भी. ये लोग सब मिलके अब इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे. अब यही प्रोडक्ट टैक्स सभी लोग इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे. भूटान भी करने लगा क्योंकि 3% तक नो ड्यूटी. बांग्लादेश भी करने लगा क्योंकि 3% तक सेफगार्ड ड्यूटी माफ. एंड श्रीलंका भी इंडिया में बेचने लगा क्योंकि 3% तक ड्यूटी माफ है. ओके, तो ये सारे डेवलपिंग कंट्री देखो ये प्रोडक्ट टैक्स इंडिया में बेचने लगे. नेपाल से कुछ 2% आता था ये प्रोडक्ट टैक्स, भूटान से 2.5% आता था, बांग्लादेश से 1.5 आता था, एंड श्रीलंका से 2.6 आता था. यानी सब बिलो 3% था. सब बिलो 3% था. इसलिए अगर मैं ये सारे कंट्री से इंपोर्ट करता था तो सेफगार्ड ड्यूटी माफ हो गई. तो सेफगार्ड ड्यूटी माफ हो रही थी. अब गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो अच्छा करने गए, कुछ और ही हो गया. गवर्नमेंट ने फिर से मीटिंग की कि यार ये सभी लोग बिलो 3% दे रहे. एवरी डेवलपिंग कंट्री सप्लाइंग बिलो 3%, यानी हम सेफगार्ड ड्यूटी तो लगा नहीं सकते. हमने ये रूल बनाया, लेकिन ऐसा ना हो कि इंपोर्ट बढ़ता जाए, लोग नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका से इंपोर्ट करते जाए, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए एक और कैप डाला कि एग्रीगेट ऑफ इंपोर्ट, ये सब कंट्री का टोटल इंपोर्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री शैल नॉट एक्सीड 9%. मेरा ये प्रोडक्ट टैक्स का टोटल इंपोर्ट का 9% से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री का नहीं होना चाहिए. समझ गया आपको? ये मेरा टोटल इंपोर्ट है. टोटल इंपोर्ट से 1 लाख क्वांटिटी का प्रोडक्ट टैक्स का, तो सारे डेवलपिंग कंट्री का टोटल करो, इट शुड नॉट एक्सीड 9%. अगर 9% से ज्यादा हुआ ना तो सेफगार्ड ड्यूटी एग्जाम नहीं है. तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी एग्जाम नहीं है, जो एक्सीलेंट लॉ है. ओके, सो गवर्नमेंट ने पहले खुश किया कि डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करो ना यार, ड्यूटी माफ. लेकिन फिर क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दिया? ईच डेवलपिंग कंट्री से 3% से ज्यादा नहीं आना चाहिए. एंड हाँ, एग्रीगेट ऑफ यानी सब डेवलपिंग कंट्री को टोटल करो तो इट शुड नॉट एक्सीड 9%. ओके, सो ये लॉ है. बराबर है. रिलेशन भी मेंटेन हो गए एंड इंडियन इंडस्ट्री भी प्रोटेक्ट हो गई. ओके, सो क्या लॉ आया डेवलपिंग कंट्रीज का? अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ 3% तक नो ड्यूटी, लेकिन आप मल्टीपल एग्रीगेट करो डेवलपिंग कंट्री का तो 9%. अंडरस्टूड? दिस इज द पॉइंट. दिस इज द पॉइंट. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. आपने सुना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईओयू या एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको. पवई में उधर सब है ना, वो ईओयू या एसईजेड. इनका मेन काम क्या होता है? नाम ही है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. यानी आउटसाइड इंडिया बेचते, एक्सपोर्ट करते, फॉरेन करेंसी लाते, ये उनका बिजनेस रहता है. ये लोग कुछ गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, ये लोग क्या करते थे वो सुनो. ये लोग है ना, यही प्रोडक्ट टैक्स इंपोर्ट करते थे. यही जो प्रोडक्ट टैक्स पे ड्यूटी डाली ना, ये लोग इंपोर्ट करते थे, प्रोडक्ट टैक्स इंडिया में लाते थे, ये प्रोडक्ट टैक्स को यूज करते थे एंड मैन्युफैक्चर करते थे क्या? फिनिश गुड. यही प्रोडक्ट टैक्स से बनाते थे फिनिश गुड्स. ओके, फिर ये फिनिश गुड्स ये लोग इंडिया में नहीं बेचते थे. ये लोग ये फिनिश गुड बना के आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करते थे, से यूएसए में. ठीक है, अब ये इंपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, एंड जो फिनिश गुड मैन्युफैक्चर हुआ वो आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करते थे. अब यूएसए में सेल किया या कहीं भी सेल किया आउटसाइड इंडिया, तो क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी. इंडिया को ये पूरी की पूरी फॉरेन करेंसी मिलती थी. अंडरस्टूड? ये सिनारियो था पहले.
ड्यूटी नहीं था तब। अब ये लोग क्या अपनी सैड स्टोरी बोल रहे हैं। पहले ईओयू आया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया कि गवर्नमेंट ये क्या, आपने सेफगार्ड ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी, हम तो प्रोडक्ट टैक्स इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी वी आर नॉट एबल टू इंपोर्ट प्रोडक्ट टैक्स। ये देखो, अब इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो एक्सपोर्ट कैसे करें? इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है तो फिनिश गुड नहीं बन रहा है, फिनिश गुड बन ही नहीं रहा है तो एक्सपोर्ट कैसे करें? सोचो, गवर्नमेंट लॉस हो जाएगा। हमारा मेजर बिजनेस ही एक्सपोर्ट। हम प्रोडक्ट टैक्स से मैन्युफैक्चर करते थे, अब एक्सपोर्ट भी बंद हो गया और इंपोर्ट भी बंद हो गया। सही बात है। सो गवर्नमेंट ने फिर से मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग फिर से हुई कि अगर कोई भी 100% ईओयू है, कोई भी 100% ईओयू की जो भी 100% ईओयू है या एसईजेड है, ड्यूटी की वजह से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, सिंस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ओके, सो फॉरेन करेंसी भी बंद हो गया। इसीलिए रूल निकाला क्या कि 100% ईओयू एंड एसईजेड अगर प्रोडक्ट टैक्स इंपोर्ट करते हैं तो एग्जम्प्ट है, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी एग्जम्प्ट। इनके लिए सिर्फ 100% ईओयू और एसईजेड, बिकॉज ये लोग इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंड फिर एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, इंडिया स्ट्रांग होता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोविजन इज देयर। क्लियर हुआ? ओके, लेकिन कुछ कुछ ईओयू ने चीटिंग किया, ये सुनो। कुछ कुछ ईओयू ने क्या क्या चीटिंग किया वो सुनो। ये देखो, ईओयू ने क्या किया, इंपोर्ट कर रहे, अब सेफगार्ड ड्यूटी तो माफ हो गई, सो इंपोर्ट कर रहे, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद क्या कर रहे वो देखो। ये गुड्स इंडिया आया, ये गुड्स इंडिया आया एंड अब ये सेम टू सेम गुड्स इंडिया से वो लोग कहाँ सेल कर रहे हैं? इंडिया। ये गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं एंड एज सच वैसा का वैसा ये गुड्स वो लोग सेल कर रहे हैं इंडिया में, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो दे आर सेलिंग द सेम गुड्स एज सच, मतलब वैसा का वैसा इंपोर्ट कर रहे एंड इंडिया में ही सेल कर दिया। ओके, ये लोग ट्रेडर्स थे जो खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, एंड इंडिया में ही बेचा, मतलब फॉरेन करेंसी भी नहीं मिली एंड ड्यूटी भी माफ हो गई। गेटिंग इट? ऐसा किया इन्होंने, स्मार्ट था, स्मार्ट किया। या फिर कुछ ईओयू कैसे थे कि इंपोर्ट करते हैं एंड मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, इंपोर्ट किया, फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी किया, लेकिन ये जो फिनिश प्रोडक्ट था ना, ये जो फिनिश प्रोडक्ट बनाना वो इंडिया में बेच दिया, इंडिया में सेल कर दिया, एक्सपोर्ट नहीं किया, आउटसाइड इंडिया नहीं बेचा, यानी फिर से फॉरेन करेंसी नहीं आई एंड सेफगार्ड ड्यूटी भी एग्जम्प्ट हो गई। तो मजे हो गए, डबल बेनिफिट हो गया। समझ गए? सो ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको पहले ही वार्निंग देके रखी कि 100% ईओयू एंड एसईजेड, लिसन, सेफगार्ड ड्यूटी आपको तब एग्जम्प्ट है अगर आप एक्सपोर्ट करो, फॉरेन करेंसी लाओ तो ही एग्जम्प्ट है। अगर आप इंपोर्ट करके एज सच इंडिया में बेचोगे तो सेफगार्ड ड्यूटी माफ नहीं। अगर आप इंपोर्ट करके फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करते हो एंड फिनिश गुड सेल करते हो विद इन इंडिया, फॉरेन करेंसी नहीं है, सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट एग्जम्प्ट। अंडरस्टूड? दिस इज द पॉइंट। वरना तो बेनिफिट ही नहीं है ना, खरीद के मैं इंडिया में बेचूं तो फॉरेन करेंसी तो आई नहीं, तो फायदा क्या? दैट्स व्हाई ये बेनिफिट एग्जम्पशन हट जाएगा। ओके, सो सेफगार्ड ड्यूटी कब माफ है? व्हेन एग्जम्प्ट, सेफगार्ड ड्यूटी इज एग्जम्प्ट अगर मैं डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करता हूं अप टू 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट, देन एग्जम्प्ट। या फिर मैं डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करता हूं एग्रीगेट ऑफ द इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग अप टू 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट, ड्यूटी नहीं रहती। या फिर 100% ईओयू एंड एसईजेड जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा एज सच या मैन्युफैक्चर करके भी फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में बेचा तो सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। अंडरस्टूड? सो दिस वाज आवर पॉइंट ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी। व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? टू प्रोटेक्ट अवर इंडस्ट्री। कितने पीरियड के लिए? 200 डेज के लिए, 200 डेज के लिए प्रोविजनली। पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, यस, टिल 4 इयर्स। फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, यस, टिल 10 इयर्स। जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई तब से 10 ईयर एग्जम्पशन। अगर मैं डेवलपिंग कंट्री से लूं तो अप टू 3% ऑफ टोटल एग्जाम, एग्रीगेट ऑफ डेवलपिंग कंट्री से लूं सो अप टू 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट एग्जाम। एंड अगर मैं 100% यूज या एसईजेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता हूं तो भी एग्जम्प्ट है।
Understood? This was our section 8 safeguard duty. 4 marks theory question आ सकता है. समझ गया आपको? Clear? Now I will take you to the next type of duty, countervailing duty. ठीक है? चलो वो देखते हैं. Countervailing duty. So now we will begin section 9, countervailing duty on subsidized articles. First understand ये क्यों आया. ये देखो. Suppose I am an importer. मैं इंडिया से भी ले सकता हूँ ये प्रोडक्ट एंड मैं आउटसाइड इंडिया से भी खरीद सकता हूँ. सुनो, if I buy this product from India, this is the product. If I buy the product from India, then I can buy for ₹1 lakh. सारे taxes, final price मेरे हाथ में होगा 1 लाख के अंदर. ओके, ठीक है. लेकिन अगर मैं ये सेम प्रोडक्ट से चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, ये सेम प्रोडक्ट मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ? चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ. देखा? तो इसमें कितने में वो लोग सेल कर रहे थे? चाइना वाले इसको सेल कर रहे थे 90,000. ये सेम प्रोडक्ट चाइना वाज सेलिंग फॉर 90,000. ओके, लेकिन इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे टैक्स लगेगा जीएसटी 3,000 था एंड एक और टैक्स लगेगा कस्टम ड्यूटी जो 12,000 था. ओके, सो ये सब मिलाओ तो फाइनली मेरे हाथ में मैं कितने में पड़ रहा था प्रोडक्ट? 1,05,000. ठीक है. सो इफ आई बाय फ्रॉम इंडिया तो फाइनल प्राइस वाज 1 लाख. If I buy from China, if I import from China, the final price was 1,05,000. So a sane man, what he will do? Obviously, will buy from India. Subject to other factors, obviously I will buy from India. ठीक है. So Indian industry हमारी सारी की सारी protected थी. ओके, समझ गया? अभी ये देखो आगे क्या हुआ. अचानक क्या हुआ? ये जो प्रोडक्ट मैं 1 लाख में खरीदता था इंडिया से, अचानक चाइना से लूं ना तो क्या हो गया वो देखो. सपोज ये प्रोडक्ट मैं चाइना से ले रहा हूँ. अब ये सेम प्रोडक्ट चाइना पहले देता था 90 में, सडनली स्टार्टेड सेलिंग फॉर 70,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 20. 90,000 से सडनली प्राइस आ गया 70,000. अब उस पर जीएसटी ऐड करो, कस्टम ड्यूटी ऐड करो, तो भी फाइनली मैं चाइना से खरीदू तो कितने में मिल रहा है? ओनली 82,000. सिर्फ 82,000 में. यानी मैं इंडिया से लूं तो प्राइस इज 1 लाख. ओके, लेकिन मैं चाइना से इंपोर्ट करूं तो इट इज ओनली 82,000. सो नाउ subject to other factors, what I will do? Obviously I will import from China. So buyer started importing product. जो भी ये प्रोडक्ट था ना, ये मैं इंपोर्ट करने लगा फ्रॉम चाइना. इससे इंडियन इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हुई. एक बाय वन सब कोई बंद होने लगा. ऑल द इंडस्ट्री गॉट शट डाउन. समझ गया? कब से इंट्रोड्यूस हुआ? 1 अप्रैल 20 से. डेट याद रखो, 1 अप्रैल 20 से चाइना ने प्राइस 90 से 70 कर दिया. अब ये डाउट नहीं आएगा यार अचानक क्या हो गया चाइना को. सो इंडियन गवर्नमेंट मेट. ये लोग की एक हाई लेवल मीटिंग हुई. फिर से इन लोग की एक हाई लेवल मीटिंग हुई. मालूम पड़ा कि यार ये क्या हो रहा है. कब मीटिंग हुई? देखो 1 जुलाई 20 को, 90 डेज के बाद. आफ्टर 90 डेज 1 अप्रैल को प्राइस कम हुआ था ना. इन्होंने मीटिंग कब की? 1 जुलाई 90 को. ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना अर्लियर 90,000 में बेच रहा था, अचानक ये 70,000 में कैसे बेचने लगा. लेट्स डू एन इंक्वायरी करते हैं. तो ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं. मालूम पड़ा, ये देखो क्या मालूम पड़ा कि चाइना वाला है ना, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, बना ही रहा 85,000 में एंड प्रॉफिट उस पे 5,000 तो कमाएगा. सो फाइनल सेलिंग प्राइस 90 होना चाहिए. 70 कैसे हुआ समझ ही नहीं. फाइनल प्राइस शुड बी 90. देन फर्दर इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि वहां के गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की थी कि जो भी प्रोडक्ट वाई बनाएगा, जो भी वो प्रोडक्ट वाई बनाएगा ना, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी की ऑफ 20,000. यानी इनका कॉस्टिंग था 85,000 चाइना वालों का और उनको 20,000 की सब्सिडी मिल गई. सो इनका नया कॉस्ट क्या हो गया? ओनली 65,000. ठीक है, उस पे प्रॉफिट सेम ही है 5. सो दैट्स व्हाई ये लोग इंडिया में सेल कर पा रहे 70 में. इंटेंशन क्या है? ताकि इंडिया में जो भी इंडस्ट्री हो वो 1 by 1 बंद हो जाए एंड धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाए टू परचेज फ्रॉम चाइना. slowly people get used to purchase from China. एंड जैसे इंडियन इंडस्ट्री बंद हुई, ये लोग अपना प्राइस बढ़ाएंगे, फिर ये लोग अपना प्राइस बढ़ाएंगे. समझा टेक्निक? इसलिए सब्सिडी अनाउंस की. गेटिंग इट? दैट्स व्हाई दिस सब्सिडी वाज अनाउंस्ड. ओके, इसलिए सडनली फ्रॉम 90,000
प्राइस हो गया 70,000. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरस्टूड, ये बता रहे कि चाइनीज सप्लायर सब्सिडी देके इंडियन इंडस्ट्री बंद करवाना चाहते हो. हाँ, ये 20,000 की सब्सिडी देके एक काम करो, आपने जो ये सब्सिडी दी ना, इसको काउंटर करने के लिए, चाइना तूने जो सब्सिडी अनाउंस की ना, इसको काउंटर करने के लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल. गवर्नमेंट एक ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकती है, नाम क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल. प्रोविजनली 6 मंथ्स के लिए, ऐसे ही 6 महीनों के लिए इंट्रोड्यूस हो सकता है. प्रोविजनली गवर्नमेंट ने 20,000 रुपीज की सब्सिडी इंट्रोड्यूस कर दी. ये देखो 1 अप्रैल 20 को गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी टू काउंटर दैट सब्सिडी. क्या आ गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी 6 मंथ्स के लिए. 1 अप्रैल 20 से इंट्रोड्यूस की प्रोविजनली, कहाँ तक, 30 सितंबर तक. 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रोविजनली इंट्रोड्यूस कर दी. ओके, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है, समझ गया आपको. ठीक है. सो सपोज नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ड्यूटी, अगर मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ड्यूटी अगर मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ, सो चाइना कितने में सेल कर रहा है, 70,000 में. ओके, अब इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लग रहा था 2,000, इस पे कस्टम ड्यूटी लग रहा था 10,000, इस पे कौन सी ड्यूटी लगेगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग गया 20,000. गवर्नमेंट प्रोविजनली बोलेगा कि 20,000 लगेगी, प्रोविजनली 10,000 भी बोल सकते, एनी अमाउंट, प्रोविजनली बोल दिया 20,000 लगेगा. ओके, सो अब मुझे ये फाइनल प्राइस कितने में पड़ा, 1,02,000 में. सो नाउ इंडियन इंडस्ट्री आर सेलिंग फॉर 1 लाख एंड चाइना से मैं खरीदूं ड्यूटी के साथ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के साथ, फाइनल प्राइस कितने में होगा, 1,02,000. दैट्स व्हाई आई विल स्टॉप इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना. दैट्स व्हाई मैं इंपोर्ट करना बंद कर दूंगा चाइना से. समझ गया आपको, दिस इज द पॉइंट. अब सुनो, किसी को डाउट आया, किसी को भी डाउट आया कि यार ये लोग ने मीटिंग की थी 1 जुलाई को, याद है पिछले स्लाइड में, मीटिंग कब की थी, 1 जुलाई को, एंड ड्यूटी कब से मैंने लिखी है, 1 अप्रैल से. पहले देखो क्या लिखा है एक्ट में, क्या लिखा है एक्ट में, सच ड्यूटी कैन बी इंट्रोड्यूस रेट्रोस्पेक्टिवली. सो गवर्नमेंट ने 1 जुलाई को मीटिंग की थी, ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकती है. रेट्रोस्पेक्टिव यानी कितने डेज पहले, 90 डेज पहले. 1 जुलाई को अगर नोटिफिकेशन पास करना है, उसके 90 डेज पहले, यानी 1 अप्रैल 20, वहां से भी ये ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, समझ गया आपको, ये पॉइंट लिखा हुआ है. ओके, एंड सच ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी. अगर चाइना ने 20,000 की सब्सिडी दी है तो मैं 20,000 ही इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. मैक्सिमम आई कैन इंट्रोड्यूस 20,000. ओके, सो ये है काउंटर वेलिंग ड्यूटी. ठीक है, सो चाइना 90,000 से सडनली 70 आ गया, क्यों, क्योंकि 20,000 की सब्सिडी अनाउंस की थी, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नई ड्यूटी डाली टू काउंटर दैट सब्सिडी. क्या नाम आया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी. प्रोविजनली कितने दिनों के लिए आती है, 6 मंथ्स के लिए. ठीक है, एंड ये रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकती है. आज नोटिफिकेशन करना है तो उसके 90 डेज तक कभी भी मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. आज करना है तो उसके 90 डेज पहले तक मैं कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. ओके, दिस इज नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी. क्लियर. अब सुनो, प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी. गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन पास करेगी, मालूम पड़ रहा है कि मेरी इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है, तो गवर्नमेंट प्रोविजनली काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर देगी. फिर थोड़ा रिसर्च करेगी, एनालाइज करेगी, अगर मालूम पड़ा कि ज्यादा हो गई है, मालूम पड़ा कि ज्यादा ड्यूटी चार्ज हो गई है, तो जो भी एडिशनल है वो इंपोर्टर को रिफंड मिल जाए. दैट आई विल शो इट टू यू, सी दिस. एंड ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकती है. आज नोटिफिकेशन पास हुआ तो उसके 90 डेज पहले तक आ सकती है. क्लियर. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट. ये देखो, अब ये ड्यूटी आई ना, सो चाइना इज अ मास्टरमाइंड ऑब्वियसली. सो ये देखो वो क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट वाई को बैन किया था ना, इस पे ड्यूटी आ गई थी ना, ये प्रोडक्ट वाई पे ड्यूटी आ गई थी ना, तो चाइना वालों ने देखो क्या किया, प्रोडक्ट वाई ही है लेकिन इसको रीनेम कर दिया इस प्रोडक्ट जेड. सेम प्रोडक्ट है, वाई ही है, वाई पे ड्यूटी है ना, इसी को रीनेम कर दिया आर्टिकल को कि आज से प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट जेड. पहले 10 kg आती थी, अब इसका कुछ चेंज करके 11 kg हो. सो नाम बदल दिया, डिस्क्रिप्शन बदल दिया, कंपोजिशन बदल दी, प्रोडक्ट तो वही है, प्रोडक्ट तो वही है. क्लियर हुआ, ये टेक्निक यूज की.
एक और टेक्निक दिखाता हूँ। जैसे प्रोडक्ट वाई था 10 kg, एक साथ इतने सारे थे, असेंबल्ड फॉर्म था, अब डिसअसेंबल कर दिया, अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल, जैसे एक एक है, एक एक बेचने लगे। इतने सारे को ना बोला था ना, असेंबल को ना बोला था ना, तो डिसअसेंबल अनअसेंबल करके चाइना से इंडिया भेजने लगे। तो है तो वही ना, है तो वही प्रोडक्ट। या फिर एक और टेक्निक से, चाइना से पे ये ड्यूटी आएगी ना, अगर मैं चाइना से इंपोर्ट करूं तो ये ड्यूटी, मैं नेपाल से प्रोडक्ट करूं, कहीं और कंट्री से इंपोर्ट करूं तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो देखो चाइना ने क्या किया, चाइना वाले ये प्रोडक्ट पहले नेपाल भेज रहे थे, एंड फिर ये सेम प्रोडक्ट नेपाल वाले से इंडिया आ रहा था। सो इनडायरेक्टली चाइना से ही आ रहा था, इनडायरेक्टली चाइना वाला पहले नेपाल को भेज रहा था, वहीं पे उसी का कोई आदमी होगा, एंड फिर नेपाल से ये इंडिया आ रहा। ओके, सो वही हो गया ना, चाइना से इनडायरेक्टली आने लगा। सो ये सारी टेक्निक यूज की, ये सारी उसने टेक्निक यूज की। ओके, अब गवर्नमेंट ने देखो क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर देयर इज सर्कमवेंशन, यानी रोक रहे हो आप लोग, चाइना वाले आप सर्कमवेंट कर रहे हो, आप लोग रोक रहे हो ड्यूटी को बाय एनी मोड, बाय एनी मोड, देन सेंट्रल गवर्नमेंट may extend the duty to such other articles also. Central government may extend the duty to such other articles. जैसे क्या किया था, प्रोडक्ट वाई को प्रोडक्ट जेड बना दिया था, यानी आपने डिस्क्रिप्शन, नेम, कंपोजिशन ऑल्टर कर दिया था इस तरीके से, तो प्रोडक्ट वाई पे था, अब प्रोडक्ट जेड पे भी ये ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है। सही है, और होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। या फिर क्या किया था, सेकंड स्टेप, अनअसेंबल्ड डिसअसेंबल्ड कर दिया था, तो ये अनअसेंबल्ड फॉर्म पे, ये डिसअसेंबल्ड फॉर्म पे भी ये ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, फिर थर्ड, चाइना वाला नेपाल में भेज रहा था, एंड फिर नेपाल से इंडिया आ रहा था, यानी ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्ट चेंज हो गया। ऐसा माना जाएगा कि एक्सपोर्ट नेपाल से हो रहा है, इंपोर्ट नेपाल से हो रहा है, ऐसा माना जाएगा ना। सो गवर्नमेंट ये ड्यूटी एक्सटेंड कर सकती है कि अगर नेपाल से भी इंपोर्ट करोगे, नेपाल से भी इंपोर्ट करोगे तो भी ये ड्यूटी लगेगी। ओके, सो इसको बोलते हैं क्या, एंटी सर्कमवेंशन मेजर, यानी चाइना वाले ने सर्कमवेंट, रोकने की ट्राई की ना ये ड्यूटी, तो गवर्नमेंट एक एंटी एंटी सर्कमवेंशन मेजर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट पे भी ड्यूटी एक्सटेंड हो जाए। दिस इज रिटन इन द एक्ट, दिस इज रिटन इन द एक्ट। या समझ गया, चलो वेरी गुड। अब क्या हुआ, 6 महीना हो गया, प्रोविजनली 6 मंथ्स के लिए आई थी ना, प्रोविजनली ड्यूटी 6 मंथ्स के लिए आई थी। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ये लोग वापस मिले, स्टिल फाइंड आउट क्या कि यार चाइना तो आज भी सब्सिडी दे रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये भाई साहब आज भी सब्सिडी दे रहे हैं ऑफ 20,000। सो अगर 6 मंथ्स के बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी रिमूव कर दी, तो फिर से लोग चाइना से इंपोर्ट करेंगे। हाँ, फिर से लोग चाइना से इंपोर्ट करेंगे, इंडियन इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड। सो गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड दिस ड्यूटी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 years. Government may extend this duty from 6 months to 5 years तक एक्सटेंड हो सकता है। समझ गया, बट कैसे होगा ये, 6 months प्लस 5 year नहीं, 1 April 20 से आया था 6 months के लिए, 1 April 20 से आया था 6 months के लिए, सो 1 April 20 से 5 years तक एक्सटेंड हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन, डिट्टो एज सेम, डिट्टो एज सेफगार्ड ड्यूटी। ठीक है, सो इट इज नॉट 6 months plus 5 years, it is from the date of first imposition till 5 years. Here period get extended from the date of first imposition, it is not 6 months plus 5 years, hence 1st April 20 से 31st March 25, सितंबर से काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो ये भी बचा लिया इंडिया को, 5 साल तक मोदी जी ने बचाया। ठीक है, अब 5 years के बाद मीटिंग हुआ, अगेन दे फाउंड आउट यार चाइना तो रुक ही नहीं रहा, आज भी 20,000 का सब्सिडी चालू ही रखा है, ये आदमी सुधरेगा नहीं, इंडियन इंडस्ट्री को बंद करवाने की था नहीं। सो इफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज रिमूव इवन आफ्टर 5 years, इवन आफ्टर 5 years, तो भी लोग इंडिया से इंपोर्ट, सॉरी चाइना से इंपोर्ट करेंगे, आज भी इंडियन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सो दिस पीरियड ऑफ 5 years कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 years। ये जो 5 साल का पीरियड था ना, ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 10 years। सो 1st April 20 को डाली थी 6 months के लिए, याद है, प्रोविजनली, प्रोविजनली वो पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 5 years, हमने अभी पढ़ा 1st April 20 से एक्सटेंड हो सकता है 5 years।
डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन से 5 ईयर। अब ये 5 ईयर पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 10। इट इज नॉट 5 + 10, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन टिल 10 ईयर्स। ठीक है, सो इट इज 1 अप्रैल 22 10 ईयर्स। ठीक है, सो 5 + 10 नहीं है, इट इज नॉट 5 + 10। पीरियड गेट एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन। अंडरस्टूड? सो ये है हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। डिफिकल्ट था ना? होपफुली क्लियर, होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सी दिस, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडी कैसे होता है? प्रोविजनली कितने दिनों के लिए आता है? थ्रू नोटिफिकेशन 6 मंथ्स, 6 महीनों के लिए आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। लेकिन ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन टिल 5 ईयर। अभी भी आपको डाउट है, अभी भी लग रहा है कि ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी, सब्सिडी चालू रहेगी, तो ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 10 ईयर्स। ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 10 ईयर्स। अंडरस्टूड? दिस वाज अवर व्हाट? सेक्शन 9 काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसमें एक रिफंड का पार्ट है, वो भी देखो। अब ये ड्यूटी कब से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव। फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकती है, 90 डेज तक पहले, 90 डेज पहले तक हो सकती है। अब एक रिफंड का पार्ट बता रहा हूँ, वो सुनो। जैसे गवर्नमेंट ने काउंटर वेलिंग प्रोविजनली इंट्रोड्यूस कर दी थी ना 20,000, पहले तो पता नहीं था कि कितनी सब्सिडी है, मालूम नहीं था। सो प्रोविजनली ऐसे ही बोल दिया कि 20,000 सब्सिडी, 20,000 काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडी, ऐसे अनाउंस कर दिया। ओके, अब इंपोर्टर तो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है 70,000 में, याद है? इंपोर्टर चाइना से इंपोर्ट कर रहा है 70,000 में। क्या क्या भर रहा है वो गवर्नमेंट को? आईजीएसटी भी भर रहा है 2,000, कस्टम ड्यूटी भी भर रहा है 10,000, एंड कौन सी ड्यूटी भरी थी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी भरी थी 20,000। काउंटर वेलिंग ड्यूटी भरी थी 20,000। इज दिस फेयर? ये हमने भरा था, ये क्लियर है? अब मालूम पड़ा फाइनल प्राइस कस्टमर के हाथ में था 1,02,000, फाइनल प्राइस मेरे हाथ में कितना था? 1,02,000। अब गवर्नमेंट ये 200 डेज में क्या करती है? 6 मंथ्स में सब इंक्वायरी करती है कि यार चाइना में कितना सब्सिडी है, फाइंड आउट करो। ये सबसे पूछताछ करती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहां जाके फाइंड आउट होता है। मालूम पड़ा कि एक्चुअल सब्सिडी 20 नहीं, सिर्फ 12,000। गवर्नमेंट ने रिसर्च किया, आइडेंटिफाई किया, फाइंड आउट किया कि द फाइनल सब्सिडी इन चाइना वाज ओनली 12,000, नॉट 20,000। एंड मैंने आपको अभी स्लाइड में क्या बोला? मैक्सिमम आप कितनी ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो? जितनी सब्सिडी है उतनी, जितनी सब्सिडी है उतनी ही आप ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ सब्सिडी तो ओनली 12,000 एंड गवर्नमेंट ने 20,000 की ड्यूटी रखी थी, बराबर है? सो ये जो भी एडिशनल 8,000 है वो मुझे रिफंड मिल जाएगा। चाइना को कुछ नहीं मिलेगा, मैंने भरी ना, वो मुझे रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर पॉइंट, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, किसी के माइंड में ये डाउट आया कि सेफगार्ड ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी दोनों लगा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं, आइदर सेफगार्ड ड्यूटी और दोनों कभी भी नहीं लग सकते। आई रिपीट, आइदर सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकता है गवर्नमेंट या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है, दोनों कभी भी नहीं लगा सकता। इट हैज टू बी ईदर और। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स रिवाइज करते हैं जो भी हमने सीखा। सेफगार्ड ड्यूटी सेक्शन 8 में हमने क्या सीखा? सेफगार्ड ड्यूटी कब आएगी? जब आपको डाउट है यार कि यार बहुत इंपोर्ट हो रहा है लंदन से या कोई भी कंट्री से, इंडियन इंडस्ट्री को डैमेज होगा, इंजरी होगा, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से पास करेगी। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये ड्यूटी इट इज इन एडिशन टू नॉर्मल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड वो सब तो लगेगा, प्लस सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। अब सेफगार्ड ड्यूटी कितने दिनों के लिए आएगी? प्रोविजनली 200 डेज, प्रोविजनली 200 डेज। ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, यस, टिल 4 इयर्स, फ्रॉम द फर्स्ट इम्पोजिशन टिल 4 ईयर, 200 प्लस 4 ईयर। अभी भी आपको डाउट है और सेफगार्ड करने, करो ना यार, कौन रोकता है? ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 10 इयर्स, 4 ईयर प्लस 10 ईयर, फ्रॉम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टिल 10 इयर्स। ओके, फिर हमने कुछ एग्जाम्पशन पढ़ा था सेफगार्ड ड्यूटी में कि डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करो तो 3% तक एग्जाम्प्ट है, ईच डेवलपिंग कंट्री। हाँ, लेकिन एग्रीगेट करो तो 9% तक एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा नहीं है, वरना तो फायदा क्या, करते जाएंगे हर कंट्री से इंपोर्ट। ठीक है, एंड एक और एग्जाम्पशन था किसके लिए? EOUNSC से, जो इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एग्जाम्प्ट है। लेकिन इंडिया में बेच दिया डायरेक्टली,
या फिर मैन्युफैक्चर करके फाइनल प्रोडक्ट भी इंडिया में बेच दिया तो सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। और फिर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 9 काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये कब लगता है, ये कब लगता है, जब भी चाइना वाले या कोई भी कंट्री सब्सिडी अनाउंस करती है तो ये सब्सिडी को काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। ओके, फिर चाइना वाले ने प्लान बनाया था। क्या प्लान बनाया था, क्या प्लान बनाया था कि उसने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया था, प्रोडक्ट वाई की जगह जेड, नाम बदल दिया था, फिर कंपोजिशन बदल दिया था। तो गवर्नमेंट ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो प्रोडक्ट पे भी एक्सटेंड कर सकती है। करेक्ट है, वो प्रोडक्ट पे भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है। फिर सेकेंड उसने क्या किया था प्लानिंग, ये असेंबल था को अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल, 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट थे, एक एक करके बेचने लगा, एक एक कर। बट है तो वही ना, पर्पस तो वही है चाइना का, इंडियन इंडस्ट्री बंद करवाने को। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं अनअसेंबल डिसअसेंबल, उस पे भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्सटेंड हो सकती है। फिर थर्ड, एक्सपोर्ट का ओरिजिन बदल दिया, चाइना से नहीं अब नेपाल से आ रहे हैं, चाइना से नहीं अब चाइना वाला नेपाल में भेज रहा है एंड थ्रू नेपाल इंडिया में रूट हो रहा है। ओके, सो गवर्नमेंट ये ड्यूटी एक्सटेंड कर सकती है कि अगर हम नेपाल से भी इंपोर्ट करें तो भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी, तो भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। ठीक है, ये प्रोविजन को क्या बोलते हैं, एंटी सर्कमवेंशन मेजर, कि जो चाइना ने ट्राई किया रोकने की उसका एंटी सर्कमवेंशन मेजर। ओके, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी नोटिफिकेशन से कितने दिनों के लिए पास होती है, प्रोविजनली 6 महीनों, सिर्फ 6 महीनों की। लेकिन अगर डाउट है कि यार सब्सिडी चालू रहेगी, ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 5 ईयर, फिर भी डाउट है तो ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है टिल 10 ईयर। ओके, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। अंडरस्टूड। एंड ये कैसे आएगी, आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकती है, यानी पहले से आ सकती है, पहले से आ सकती, लेकिन पहले यानी कितना, 6-7 साल पहले भी ना, नहीं, ओनली 90 डेज। आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसके 90 डेज रेट्रोस्पेक्टिवली आई कैन इंट्रोड्यूस। सो 90 डेज के पहले भी जो भी इंपोर्ट हुआ है उस पर भी ड्यूटी लग सकती है, पकड़ेंगे इंपोर्टर्स को। अंडरस्टूड, ठीक है। सो अब ये हमने 2 ड्यूटी पढ़ी थी, कौन सी, safeguard duty and countervailing duty. Now I will take you to third type of duty, anti-dumping duty. अब मैं आपको बताता हूँ क्या, anti-dumping duty, very very important, very very important. चलो let's begin anti-dumping duty. Now just like countervailing duty, anti-dumping duty भी almost parallel lines पे। ये देखो points हैं, see this, if I import this product or if I buy this product say from India, तो ये product मुझे 1 लाख में मिल, मैं कोई परचेजर हूं, मैं ये प्रोडक्ट इंडिया से लूं तो मुझे 1 लाख में मिल रहा है, लेकिन इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। बट इफ आई बाय फ्रॉम से यूएसए, ये कोई यूएसए के सप्लायर है, इज अ यूएसए सप्लायर, ठीक है। सो इफ आई बाय फ्रॉम यूएसए तो मुझे ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, 90,000। इफ आई बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए तो मुझे सेम प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, 90,000। लेकिन आउटसाइड इंडिया से खरीद रहा हूं तो टैक्स देना होगा, जीएसटी, एंड एक और टैक्स देना होगा, कस्टम ड्यूटी। ओके, सो फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, 1,05,000। मुझे ये यूएसए से खरीदूं तो 1,05,000 में मिल रहा है, और इंडिया से लूं तो 1 लाख में मिल रहा है। सो कहां से लूंगा मैं, ऑब्वियसली इंडिया से। सो जो भी इंडियन इंडस्ट्री थी वह प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि इंडिया में चीप में मिल रहा है, सेम क्वालिटी बेटर प्रोडक्ट, सो मैं इंडिया से ही लूंगा ना। सो इंडियन इंडस्ट्री वेर प्रोटेक्टेड। अब ये यूएसए वाले को कुछ प्रॉब्लम हो गया, यूएसए वाला कुछ कंफ्यूज हो गया कि यार इंक्वायरी कर रहा है वो कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितना क्राउड है यहाँ पे, लोग मुझसे खरीद क्यों नहीं रहे, व्हाई आई एम अनएबल टू सेल इन इंडिया, ये इंक्वायरी कर रहा है यूएसए वाला। अब इसने फाइंड आउट क्या किया कि इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 85 है, प्रॉफिट 5, सो ये इंडिया में तो 90 में ही बेच रहा है, तो भी लोग इंडिया में खरीद क्यों नहीं रहे। अब इसको मालूम पड़ा कि इंडियन इंडस्ट्री आर सेलिंग चीपर, क्यों, बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। बिकॉज अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लग रहा है, इसीलिए लोग इंडिया से खरीद रहे, यूएसए से इंपोर्ट नहीं कर। ओके, बिकॉज ऑफ दिस कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी लोग इंडिया से ही बाय करना प्रेफर कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से नहीं। अब ये आदमी प्लान बना, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी अनाउंस नहीं की है, ये सप्लायर खुद प्लान बना रहा है। क्या प्लान बना है वो सुनो, वो सुनो। ही डिसाइड्स कि लॉस में बेचूंगा, कि भले मुझे लॉस हो
मैं इंडिया में सेल करूंगा एट फर्दर चीप प्राइस, लॉस में बेचूंगा मैं। ठीक है, अब देखो प्लानिंग क्या हुआ, प्लानिंग कैसा हुआ, वो खुद लॉस बेयर करेगा लेकिन इंडिया में सस्ते में सेल करेगा। अब देखो क्या हुआ। सो मैं ये प्रोडक्ट 1 लाख में इंडिया में खरीद रहा था विद ऑल टैक्सेस। सडनली मेरा ध्यान गया कि यूएसए वाला यही प्रोडक्ट अब कितने में सेल कर रहा है, वो देखो 70,000 में। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ये सप्लायर ने, यूएस वाले ने, सॉरी इट इज रिटन चाइना, इट शुड बी यूएस वाला ये प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहा है, 70,000। सो अगर आप टैक्सेस भी मिलाओ, आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, तो भी फाइनली मैं कितने में बाय करूंगा, 82,000। तो भी फाइनली मैं कितने में खरीद सकता हूँ, 82। अब मैं पागल हूँ कि इंडिया से खरीदूंगा, इंडिया वाला 1 लाख में बेच रहा है, एंड अगर मैं यूएसए से बाय करूं तो सिर्फ 82,000। सो पीपल स्टार्टेड इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएसए। अब इंडियन इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ, धीरे धीरे एक एक बंद होने लगी, धीरे धीरे एक एक बंद हो रही थी। ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ, डेट पढ़ो, 1 अप्रैल 20 से प्राइस कम हो गया। अब गवर्नमेंट इज कंफ्यूज वापस कि यार ये क्या हो गया, ये मिस्टर ए यूएसए वाले अचानक 70 में कैसे बेचने लगे। इन्होंने मीटिंग कब की, 1 जुलाई को, आफ्टर 90 डेज। ठीक है, 1 अप्रैल से कम हुआ था, मीटिंग डिट्टो सेम 1 जुलाई को की, आफ्टर 90 डेज। गवर्नमेंट सोच रही है फिर से कि सडनली 70,000, पहले तो ये 90 में बेचता था, चलो इंक्वायरी करते हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं। ये डिसीजन लिया, मालूम क्या पड़ा वो देखो। गवर्नमेंट ने यूएसए में जाके इंक्वायरी की, डॉक्यूमेंट स्टडी किए, मालूम क्या पड़ा कि यूएसए वाले का कॉस्टिंग इटसेल्फ इज 85, यानी उसका खर्चा ही 85 है, और प्रॉफिट मिला हो तो ही मस्ट सेल एट 90। इसको 90 में ही बेचना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है वो सुनो। गवर्नमेंट सोच रही है यार तो फिर 70 में बेच कैसे रहा है, तो इसने क्या प्लान किया है वो सुनो। व्हाट ही हैज प्लान कि मिस्टर ए ऑफ यूएसए विल डंप गुड्स इन इंडिया। ये इंडिया में इतना ज्यादा क्वांटिटी बेचेगा ना, इतने ज्यादा गुड्स इंडिया में डंप कर देगा ना, कि स्लोली लोगों को आदत हो जाएगी टू इंपोर्ट। फिर हमें क्या हो जाएगा, वी विल बी हैबिचुअल टू इंपोर्ट, सो ही विल डंप सो मेनी गुड्स, सो मेनी क्वांटिटीज इन इंडिया ना, दैट पीपल विल स्टार्ट इंपोर्टिंग ओनली। धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री तो बंद होती जाएगी, ओके, एंड ये यूएसए की तो मोनोपोली हो जाएगी। इंडियन इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो गई और लोगों को आदत हो गई यूएसए से खरीदने की, इंपोर्ट की। सो स्लोली मिस्टर ए बाद में प्राइस बढ़ाएंगे, बाद में जैसे इंडियन इंडस्ट्री बंद होने लगी उसके बाद स्लोली स्टेडीली यूएसए वाला अपना प्राइस बढ़ाएगा। ओके, सो उसका प्रॉब्लम, उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये उसका प्लान है, क्लियर हुआ। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट रियलाइज, इंक्वायरी पे ये मालूम पड़ा कि ये प्लान था मिस्टर ए ऑफ यूएसए का। सो सेंट्रल गवर्नमेंट पागल है, ऐसे ही बैठी रहेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला वो सुनो, कि मिस्टर ए आप इंडिया में गुड्स डंप करके इंडियन इंडस्ट्री बंद करवाना चाहते हो। आपने 20,000 से प्राइस कम किया, 90 से सीधा 70 पे आ गया था, 90 से सीधा 70 पे आ गया था। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, एंटी डंपिंग ड्यूटी। आप गुड्स डंप कर रहे हो, आई विल इंट्रोड्यूस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन योर गुड्स। आपके गुड्स पे क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस की जाएगी। ये भी प्रोविजनली होता है सर्टेन पीरियड के लिए, इसका पीरियड नहीं लिखा है एक्ट में, 2 महीना, 200 डेज, 6 मंथ्स, पता नहीं, प्रोविजनली लिखा है फॉर सर्टेन पीरियड। ओके, अब ये देखो, सपोज 1 अप्रैल 20 से इंट्रोड्यूस हो गई, सर्टेन पीरियड लिखा है ना, कितना भी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6 मंथ, प्रोविजनली इंट्रोड्यूस हो गई 6 मंथ्स के लिए, टिल 30 सितंबर 20। प्रोविजनली इंट्रोड्यूस हो गई, यानी गवर्नमेंट बोलेगी इतनी लगेगी आज से वैसा। सो अगर अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना कोई यूएसए के पर्सन से, सो मुझे तो वो 70 में ही बेच रहा है, लेकिन उस पे जीएसटी है 2000, कस्टम ड्यूटी है 10,000, और कौन सी ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है 20,000। सो फाइनली मुझे प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है, 1,02,000। सो इंडिया वाला 1 लाख में बेच रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी प्राइस कितना हो गया, यूएसए से इंपोर्ट करूं तो 1,02,000, यानी मैं इंडिया से खरीदूंगा, इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रही, इंडियन इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रही। अगेन सेम पॉइंट, आपने देखा पिछले स्लाइड में गवर्नमेंट की मीटिंग कब हुई, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020,
एंड ड्यूटी कब से आई है? 1 अप्रैल। ऐसा कैसे? रीजन, गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस रेट्रोस्पेक्टिवली। गवर्नमेंट ये ड्यूटी डाल सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन कितना? सेम 90 डेज, 90 डेज पहले डाल सकती है। ओके, सो 1 जुलाई को नोटिफिकेशन पास हुआ, उसके 90 डेज पहले तक किसी ने भी इंपोर्ट किया वो प्रोडक्ट, उनको भी ये ड्यूटी लगेगी। कोई भी इंपोर्टर से रिकवर किया जाए, वो भी इंपोर्टर से एंटी डंपिंग ड्यूटी रिकवर किया जाए। आज नोटिफिकेशन पास हुआ, उसके 90 डेज पहले तक, उसके 90 डेज पहले तक ये ड्यूटी लगा सकते रेट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन 90 के पहले नहीं है फिर, वरना तो 4-5 साल पहले हम एक्सटेंड कर दे, वैसा अलाउड नहीं। क्लियर? सो ये क्या आ गया? एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन ये कितना इंट्रोड्यूस करते हैं वो देखो, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मार्जिन ऑफ डंपिंग, सुनो, कितनी ड्यूटी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगा वो देखो। ये मिस्ट्री ऑफ यूएस है। मार्जिन ऑफ डंपिंग वर्ड दिख रहा है आपको हेडिंग? ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो सुनो। यू ऑलवेज हैव टू थिंक फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आप कैसे पढ़ोगे मार्जिन ऑफ डंपिंग? ऑलवेज सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना। ये देखो, ये है ना यूएसए वाला, यही प्रोडक्ट, यही जो प्रोडक्ट 70 में इंडिया में बेच रहा है ना, यही प्रोडक्ट वो खुद के कंट्री में 90 में बेच रहा है विद टैक्सेस, नॉर्मल प्राइस। एंड इंडिया में ये सिर्फ 70 में बेच रहा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, इंडिया के टैक्सेस हटा के। इंडिया में यही प्रोडक्ट वो 70 में बेच रहा है। सो मार्जिन ऑफ डंपिंग फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू कितना है? 20,000। इन यूएसए इज सेलिंग फॉर 90, इन इंडिया इज सेलिंग फॉर 70, सो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज 20,000। ये आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? सेलर। ओके, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग। ठीक है, अब दूसरा है क्या? अब गवर्नमेंट कितने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकता है? जितना मार्जिन ऑफ डंपिंग है उतनी ही मैक्सिमम गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे 20,000 मार्जिन ऑफ डंपिंग है, सो गवर्नमेंट मैक्सिमम एंटी डंपिंग ड्यूटी 20,000 ही करेगी। अगर उससे ज्यादा कर दिया बाय मिस्टेक तो रिफंड दे दे, तो फिर मुझे रिफंड मिल जाएगा। ओके, सेम एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज सी, इंजरी मार्जिन। ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? बायर के, यानी इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बायर और इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सपोज मैं ये प्रोडक्ट खरीदता हूँ फ्रॉम इंडिया, यूएसए से नहीं, यही प्रोडक्ट यूएसए वाला 70 में दे रहा है, लेकिन अगर मैं ये प्रोडक्ट इंडिया से ले रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख, सब टैक्स बैक्स मिला के सेलिंग प्राइस है 1 लाख। और अगर मैं यूएसए से ये खरीद रहा हूँ, यही भाई साहब से, यही सर से, सो ये कितने में मुझे बेच रहा है? 70,000। एंड मेरे लिए कॉस्ट क्या है? 70 भी है, प्लस जीएसटी भी है, प्लस कस्टम ड्यूटी भी है, सो फाइनल इज 82। सो इंजरी मार्जिन कितना है? इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी कितना हो सकता है? इज 18,000। ठीक है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि इंडिया से खरीदो तो 1 लाख का है, और यूएसए से विद टैक्सेस कितना है? 82,000। सो इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी कितनी हो सकती है? 18,000। सो गवर्नमेंट कितना इंट्रोड्यूस कर सकता है? मैक्सिमम 18,000 एंटी डंपिंग ड्यूटी। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 18,000 एज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, ये पॉइंट लिखा है। मार्जिन ऑफ डंपिंग आप कैलकुलेट किया, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सेलर, सेलर जो यूएसए में बेच रहा है, सेलर जो इंडिया में बेच रहा है, मार्जिन ऑफ डंपिंग। एंड सेकंड क्या है? इंजरी मार्जिन, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं इंडिया में खरीदूं विद टैक्स प्राइस है 1 लाख, और मैं यूएसए से इंपोर्ट करूं विद टैक्स प्राइस है 82, ये इंजरी हो सकती है मेरे इंडस्ट्री को। ओके, अब एग्जाम में दोनों दिया होगा, तो आप कितना इंट्रोड्यूस करो वो चेक करो। एग्जाम में दोनों दिया होगा, ये देखो कैसे आएगा एग्जाम क्वेश्चन। सपोज ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, पहले हम लोग सोचते सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, पहले सेलर, वो मार्जिन ऑफ डंपिंग, सेलर ये प्रोडक्ट वो यूएसए में बेच रहा है, ये प्रोडक्ट वो यूएसए में बेच रहा है 90,000, लेकिन इंडिया में सिर्फ 70,000। ये सेलर यूएसए में प्रोडक्ट खुद के कंट्री में 90 में बेच रहा है, और इंडिया में सिर्फ 70,000। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना है? 20,000, 20,000 है मार्जिन ऑफ डंपिंग। इज दिस फेयर? ओके, अब हमें देखना है सेकेंड, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं ये प्रोडक्ट बाय करूं फ्रॉम यूएसए तो मुझे कितने में पड़ रहा है? 70 प्लस टैक्सेस।
यानी 82,000। और अगर मैं ये प्रोडक्ट इंडिया से ले रहा हूँ तो विद टैक्सेस मुझे लग रहा है 1 लाख। सो इंजरी मार्जिन कितना है? 80। अब गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी इंजरी मार्जिन दे सकती है या मार्जिन ऑफ डंपिंग दे सकते हैं, विच एवर इज लेस। गवर्नमेंट मैक्सिमम इतनी ही ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकती है। इंजरी मार्जिन यानी जो इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी होगी वो मार्जिन, या फिर मार्जिन ऑफ डंपिंग विच एवर इज लेस। ओके, सो ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का, इजी। ठीक है, ये दोनों आपको दिया होगा, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो अब किसी के माइंड में डाउट आया होगा वो सुनो, होपफुली आया हो। ये देखो, मार्जिन ऑफ डंपिंग किसको बोलते हैं? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा जो सेल कर रहा है यूएसए, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग। जो वो खुद के कंट्री में सेल करता है वो, लेस वो इंडिया में जो बेचता है प्रायर टू टैक्सेस, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग। लेकिन काफी बार ऐसा हो सकता है ना कि मैं यूएसए वाला हूँ, मैं सिर्फ इंडिया में ही बेच रहा हूँ, यूएसए में सेल ही नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है ना, मैं यूएसए वाला हूँ एक्सपोर्टर, मैं यूएसए में सेल ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरे दूसरे कंट्री में सेल कर रहा हूँ, इंडिया में बेच रहा हूँ पर यूएसए में नहीं बेच रहा हूँ। तो क्या करोगे? तो क्या लिखा है अगर ऐसा है ना, तो कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपोर्ट प्राइस, कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपोर्ट प्राइस टू एन अप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री। मतलब समझा कुछ? नहीं ना? ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड में समझेगा। ये देखो, एंड सेकेंड, अगर उसमें भी आंसर नहीं मिला तो वो एक्सपोर्टर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मिला के अप्रोक्सीमेटली वो कितने में सेल करेगा। वो डिड नॉट अंडरस्टैंड, डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये देखो एग्जांपल, जैसे मिस्टरी ऑफ यूएसए है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इंडिया में बेच रहे ये प्रोडक्ट 70,000, इंडिया में बेच रहे हैं भाई साहब 70,000, ठीक है। लेकिन खुद के कंट्री में बेच ही नहीं रहा। सो आप मार्जिन ऑफ डंपिंग ढूंढोगे कैसे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई मार्जिन ऑफ डंपिंग? इज इट पॉसिबल? यस। कैसे? से ये यूएसए वाला लंदन में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद के कंट्री में नहीं बेच रहा है लेकिन लंदन में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। लंदन में कितने में कर रहा है? 95,000 में। लंदन में कितने में कर रहा है? 95,000 में। सो नाउ यू विल कंपेयर दिस प्राइस। जो एक्सपोर्टर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है ना, यही एक्सपोर्टर मिस्टर ए ऑफ यूएसए, वो जो दूसरे कंट्री के प्राइस पे एक्सपोर्ट करता है वो कंपेयर करो। सो में 95 में बेच रहा है, इंडिया में 70 में बेच रहा है, सो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज 25,000। मार्जिन ऑफ डंपिंग इज 25,000। अंडरस्टूड? क्लियर? डोंट वरी, वो केस स्टडीज का जो हम क्लियर करेंगे ना नेक्स्ट में एंड ऑफ द सेशन, वहां समझ जाएगा। डोंट वरी। सेकेंड पॉइंट, सपोज ये यूएसए वाला है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंडिया में बेच रहा है सेम 70,000 में। इंडिया में ये प्रोडक्ट वो 70 में बेच रहा है, खुद के कंट्री में सेल ही नहीं कर रहा, खुद के कंट्री में सेल ही नहीं कर रहा। एंड हाँ, इसने ठान लिया सिर्फ इंडिया में ही बेचेगा, सो कोई और कंट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। अब क्या करोगे? कोई और कंट्री में एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, कंपेयर किसको करोगे? हाउ विल यू कंपेयर? हाउ विल यू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ डंपिंग? सो क्या लिखा है, हम लोग क्या ढूंढेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यूएसए वाले का कॉस्टिंग कितना है टू मेक दिस प्रोडक्ट। यूएसए वाले का कॉस्टिंग कितना है टू मेक दिस प्रोडक्ट, से उसका कॉस्ट है 80,000। एग्जाम्पल, उसका कॉस्ट है कितना? सिर्फ 80,000। और कोई भी आदमी प्रोडक्शन के बाद सेलिंग, मार्केटिंग, प्रॉफिट कुछ तो कमाएगा, से 10% कमाए। सेलिंग का खर्चा हुआ, मार्केटिंग का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ये सब मिला के 10%। सो एटलीस्ट ये खुद के कंट्री में 88 में बेचता, एटलीस्ट ही वुड हैव सोल्ड फॉर 88,000। ओके, सो आपका मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या हो जाएगा? 88 माइनस 70, 18,000 होगा। गवर्नमेंट मैक्सिमम 18,000 का एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम 18,000 का एंटी डंपिंग ड्यूटी हो सकता है। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। यही क्वेश्चंस मैंने वो केस स्टडीज वाले लेक्चर में भी अभी रखा है, सो वहां पे आपका और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डिट्टो सेम पॉइंट है जो हमने पढ़ा था काउंटर वेलिंग ड्यूटी में, वैसा ही। ठीक है, सुनो क्या हो रहा है कि ये आदमी ने प्लान किया कि उसका प्रोडक्ट बैन किया है ना, तो ये क्या कर रहा है, सेम ऑल्टर कर रहा है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट वाई की जगह जेड, नाम बदल रहा है,
नाम ही बदल दिया, कंपोजिशन बदल दिया ऑफ आर्टिकल। ये प्रोडक्ट बैन किया था ना यूएसए से, प्रोडक्ट वाई, इसी को रीनेम कर रहा है ये सप्लायर और उसको नाम कर रहा है प्रोडक्ट जेड 11 kg करके। ठीक है, सो गवर्नमेंट बोले कि बॉस तू स्मार्ट है तो हम डबल स्मार्ट है, तू सरकमवेंट करने का ट्राई कर रहा है, वी विल एक्सटेंड दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी टू अदर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट वाई पे था, आज से प्रोडक्ट जेड पे भी एप्लीकेबल है, जो ट्राई करना है कर। तो उसने दूसरा ट्राई किया, क्या किया, ये प्रोडक्ट जो असेंबल था उसको अनअसेंबल किया और डिसअसेंबल एक एक करके बेचने लगा। सो पर्पस तो वही हुआ। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, सेम थिंग करेगी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो असेंबल में था अब ये अनअसेंबल डिसअसेंबल में भी एक्सटेंड हो जाएगा। सही है। फिर थर्ड क्या था, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, ये देखो। सो नाउ ही अप्लाइड द थर्ड टेक्निक। क्या किया उसने, सेम ओरिजिन ऑफ एक्सपोर्ट चेंज कर दिया। यूएसए से बैन किया था, यूएसए पे एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली थी, सो इसने क्या किया, ये प्रोडक्ट यूएसए से नेपाल भेजा एंड फिर नेपाल से इंडिया है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्कमवेंट करने का ट्राई किया, नेपाल से भी ये प्रोडक्ट आया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और इन एनी अदर मैनर, ये मेजर को क्या बोलते हैं, एंटी सर्कमवेंशन मेजर। ओके, सो दिस इज अवर एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने पीरियड के लिए आ सकती है, ये प्रोविजनली आ सकते हैं कुछ पीरियड के लिए, ये भी एक्सटेंड हो सकता है टिल 5 years। यहाँ पे पीरियड नहीं लिखा, 200 days 6 months, नथिंग इज मेंशन, प्रोविजनली इंट्रोड्यूस हो सकती है। ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद लगा कि यार ये तो चालू ही है मिस्टर है यूएसए वाले, तो ये भी एक्सटेंड हो सकती है टिल 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इम्पोजिशन। 5 साल बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं अभी भी मिस्टर ए इंप्रूव नहीं हुआ, सो ये ड्यूटी आप एक्सटेंड कर सकते हो टिल 10 years। आप एक्सटेंड कर सकते हो ये ड्यूटी टिल 10 years, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद क्या पता कौन सी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, सो ये पॉइंट लिखा हुआ। अब सेम रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये कैसे है वो देखो। जैसे मैंने इंपोर्ट किया था यूएसए से, ये प्रोडक्ट मुझे कितने में मिला था, 70,000, लेकिन मैंने ये इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट को पे किया था, आईजीएसटी भी पे किया था 2000, फिर कस्टम ड्यूटी भी पे किया था 10,000, फिर क्या पे किया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे किया था 20,000। ये सब कुछ मैंने गवर्नमेंट को पे किया था। ओके, अब गवर्नमेंट ने वो फाइंड आउट किया, सो फाइनल प्राइस 1,02,000 था। ठीक है, अब वही मेथड गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया, मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड वो वाला। क्या फाइंड आउट किया कि मिस्टर ए यूएसए में प्रोडक्ट 85 में बेच रहा है और इंडिया में 70 में बेच रहा है। मिस्टर ए खुद के कंट्री में 85 में बेच रहा है और इंडिया में 70 में बेच रहा है। सो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज हाउ मच, ओनली 15,000, ओनली 15,000। एंड गवर्नमेंट एंटी डंपिंग कितना लगा रहा है, 20,000। गवर्नमेंट एंटी डंपिंग लगा रहा है 20, लेकिन आइडेंटिफाई किया तो मालूम पड़ा मार्जिन ऑफ डंपिंग इज ओनली 1,5। सो जो भी मुझसे एडिशनल रिकवर किया ना 5,000 का, ये मुझे रिफंड मिल जाएगा, ये मुझे रिफंड मिल जाएगा। अंडरस्टूड, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, अब ये डिट्टो सेम जो मैंने बताया था, नो लेवी ऑफ काउंटर वेलिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। सी बोथ कभी भी नहीं लिख सकते, जस्ट लाइक सेफगार्ड ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, एंटी डंपिंग, ये सब साथ में नहीं आ सकते, तीनों में से एक ही आ सकता है, या एंटी डंपिंग ड्यूटी, या काउंटर वेलिंग ड्यूटी, या सेफगार्ड ड्यूटी। ओके, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो सुनो। कई कई जगह पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह पे आप एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सुनो, अगर मैं ऐसे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूँ जो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सुना है ऐसा, WTO, स्कूल में भी पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी काफी कंट्रीज साथ में आके टू इम्प्रूव ट्रेड, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है। सो अगर ऐसी कोई कंट्री है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, तो आप वो कंट्री पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं डाल सकते अनलेस स्पेशल परमिशन। हाँ, स्पेशल परमिशन हो तो डाल सकते हो, वरना नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री है, आप वो वाले कंट्री पे ये ड्यूटी नहीं डाल सकते। फिर सपोज गवर्नमेंट ने ही, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फेवर किया एज मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट, जैसे ये इंडिया और जापान है, इंडिया और जापान है, ये इंडिया वालों ने ही उनको एक टैग दिया एज मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट। होता है टू इम्प्रूव द रिलेशन, टू इम्प्रूव द ट्रेड रिलेशंस, सभी के लिए ये होता है।
मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी तो गवर्नमेंट ने ही परमिशन दिया कि मोस्ट फेवर्ड, यहाँ पे तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा ही नहीं सकते। तो अगर जापान से ही आ रहा है और आपको लग रहा है सस्ता है, तो भी आप एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं डाल सकते अनलेस स्पेशल प्रोविजन है तो, ठीक है। अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि यार ये तो फायदा ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मटेरियली आपका इंडस्ट्री अफेक्ट होगा, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो विद स्पेशल परमिशन, ओके। अब कुछ कुछ चीजों पे नहीं कर सकते, वो देखो लास्ट पॉइंट है इसका, एंटी डंपिंग। हाँ, ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड अनलेस गवर्नमेंट ने कुछ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग नहीं किया ना। ऐसे ही नहीं बोल सकते नहीं नहीं वहां सब्सिडी थी, नहीं नहीं उसने डंप किया, ऐसे ही नहीं, कुछ तो प्रिलिमिनरी प्रूफ होना चाहिए ऑफ सब्सिडी का, ऑफ डंपिंग का। ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती कि ये डंपिंग एंड सब्सिडी की वजह से इंजरी होगा एंड ड्यूटी इज नेसेसरी। ये प्रूव करना पड़ेगा गवर्नमेंट, कुछ तो प्रूफ होगा तो ही वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, वरना नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। अब कुछ कुछ जगह पे ड्यूटी नहीं आएगी, वो देखो। जस्ट बिकॉज आर्टिकल्स एग्जम्प्ट है इन एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो मतलब क्या ड्यूटी डाल दूंगा मैं उस पर? नहीं। जैसे ये बुक है, टेक्स्ट बुक है एग्जाम्पल, ये यूएसए में एग्जम्प्ट है, ये यूएसए में एग्जम्प्ट है, क्योंकि स्टडी करो यार उसमें टैक्स कहाँ लगा। सो ये प्रोडक्ट यूएसए में एग्जम्प्ट है एंड वो इंडिया में सस्ते में बेच रहा है, ऑब्वियसली उसी की वजह से। सिंस टैक्स नहीं है, उसको टैक्स नहीं है, सो वो इंडिया में चीप प्राइस में बेच रहा है। कैन आई इंट्रोड्यूस एंटी डंपिंग? नहीं, आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये वो लोग का फैक्टर है, इट इज एग्जेम्प्ट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर कुछ चीटिंग है, इंटेंशन इज सच कि इंडियन इंडस्ट्री बंद करवानी, तो आ सकता है, ठीक है। एंड अगर उसमें ऐसा है कि जो भी टैक्सेस यूएसए वाला भर रहा है यूएसए में, उसको रिफंड मिल रहा है, तो ये तो कंट्री का पॉलिसी है, इसमें कोई सब्सिडी या कुछ नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती, ओके। या एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दोनों नहीं आए, या सेफगार्ड, तीनों में से कोई भी है, ठीक है। अगर मैं WTO मेंबर का पार्ट हूँ, वहां से आ रही है, तो मैं नहीं डाल सकता एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर मेरा मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी मैं ड्यूटी नहीं डाल, अनलेस आई प्रूव, अनलेस मैं प्रूव करूं कि हाँ ये तो यार डैमेज करेगी, थ्रेटन करेगी इंडियन इंडस्ट्री, तो कर सकते हो। एंड हाँ, देयर हैज टू बी सम प्रिलिमिनरी फाइंडिंग कि सब्सिडी चाइना वाले ने इंट्रोड्यूस की है, एंटी डंपिंग वो मिस्टर ए यूएस वाले कर रहे, कुछ प्रूफ होना चाहिए, ओके। सो दिस आर अवर 3 ड्यूटीज, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, क्लियर। अब मैं आपको 4th पॉइंट पे लेके जाता हूँ, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब इस नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ये देखो सिंपल पॉइंट। सो वी हैव लर्न दिस 3 टाइप ऑफ ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। एक बेसिक कस्टम ड्यूटी तो हमने पढ़ा ही है, जो लेक्चर 1 में पढ़ा था। नाउ आई एम टेकिंग टू द न्यू ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सुना है कभी? सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड। एग्जांपल देखो, ये देखो, से मैंने इंपोर्ट किए गुड्स ऑफ ₹10 लाख। मैंने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किए कितने के? 10 लाख पे, विद एप्लीकेबल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ 12%। 10 लाख के गुड्स इंपोर्ट किए, इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी 12%। सो देखो 10 लाख पे कस्टम ड्यूटी लगे 12%, 1,20,000। अब सुनो, जैसे इनकम टैक्स में सुना है एजुकेशन सेस, ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, वैसे ही कस्टम ड्यूटी में क्या होता है? सरचार्ज होता है। ये जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना, इसके ऊपर, आई रिपीट, ये जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी है, इसके ऊपर 10% सरचार्ज लगता है, गुड्स के ऊपर नहीं लगता है। गुड्स के ऊपर क्या लगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगा सरचार्ज 10%। सो सरचार्ज इज व्हाट? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, 12,000 रुपीज लग गया, ओके। ये पहले पता है क्या था? कस्टम ड्यूटी में भी एक टैक्स था एजुकेशन सेस, वो हट गया और न्यू टैक्स का जन्म हुआ, नोन एज सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये किस पे लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। किसी के माइंड में क्वेरी आई होगी, क्या सेफगार्ड ड्यूटी पे लगता है, क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी पे लगता है, क्या वो काउंटर वेलिंग पे लगता है? देखो क्या लिखा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज चार्ज एक्सेप्ट सेफगार्ड, काउंटर वेलिंग एंड एंटी डंपिंग। यानी ये सब पे सरचार्ज नहीं लगता, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। इवन सोशल वेलफेयर सरचार्ज IGST एंड कॉम्पेंसेशन सेस GST पे भी नहीं लगता, सरचार्ज GST पे भी नहीं लगता,
ओके, सो इन शॉर्ट ये किस पे लगता है? सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। क्वेश्चन में दिया हो कि ना दिया हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। वो डेफिनेटली विल लर्न इन वैल्यूएशन अगेन। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। वन स्मॉल पॉइंट, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जैसे बाइक दिख रही है, ओके, अगर मैं ये बाइक इंपोर्ट करूं आउटसाइड इंडिया से, अगर ये मैं बाइक इंपोर्ट करूं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से, कोई भी कंट्री से, सो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 25%। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना लगता है? 25%। लेकिन लेकिन अभी पता है मिस्टर ट्रम्प आए थे गुजरात में, सो ये दोनों में मीटिंग हुई थी। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ट्रेड रिलेशंस ना, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सम गुड रिलेशंस ना, हम लोग एक प्रेफरेंशियल रेट डिटरमाइन करते हैं विद दैट कंट्री। सो क्या प्लान हुआ है कि अगर यूएसए से इंपोर्ट हो ये बाइक इंडिया, ये बाइक कोई भी कंट्री से हो तो 25%, लेकिन अगर यूएसए से इंपोर्ट हो तो इसको प्रेफरेंशियल एरिया दिया गया है। ये बाइक यूएसए से इंपोर्ट हुई तो रेट विल बी 10%। ओके, ताकि रिलेशन डेवलप हो, फ्यूचर में कुछ काम आए, ट्रेड में इंप्रूवमेंट करना है, सब कुछ हो सकता है। ओके, सो प्रेफरेंशियल रेट इसको बोलते हैं। प्रेफरेंशियल रेट इज डन टू इंप्रूव ट्रेड रिलेशन एंड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट वो कंट्री में बढ़ सकता है। गेटिंग इट? इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। क्लियर? सो नॉर्मली आप बाय करो तो 25%, लेकिन यूएसए से सेम प्रोडक्ट लो तो 10। प्रेफरेंशियल रेट, प्रेफरेंशियल रेट। ओके, अब ये कब मिलेगा मुझे? कब मिलेगा? आई हैव टू मेक अ क्लेम। अगर मैंने यूएसए से लिया तो मुझे क्लेम करना है। सी, कस्टम वाले तो डायरेक्ट 25 लगा देंगे। मैं बोलूंगा कि बॉस मैंने यूएसए से लिया, आई हैव टू क्लेम दैट प्रेफरेंशियल रेट। आई हैव टू प्रूव, इनवॉइस दिखाना होगा, अग्रीमेंट दिखाना होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा कि ये यूएसए में मैन्युफैक्चर हुआ है एंड यूएसए से ही आया है। ठीक है, एरिया शुड बी नोटिफाइड अंडर प्रेफरेंशियल यूएसए करके, एंड ओरिजिन शैल बी डिटरमाइंड कि ये यूएसए में हुआ। ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम वाले तो डायरेक्टली नॉर्मल 25 लगा देंगे, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि 10। ओके, ठीक है। एंड ये मेन पॉइंट आता है आईजीएसटी। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर क्या है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ कस्टम टैरिफ। आईजीएसटी सुना है? देखो ये कैसे वर्क करता है, सी दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यूएसए से प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ, ओके, से ये मैंने गुड्स बाय किए फॉर 30 लाख, कोई भी प्रोडक्ट ले लो 30 लाख के, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यूएसए से व्हीट, ग्रेन्स, एनीथिंग, या फिर ये वाले प्रोडक्ट, या फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए, ओके, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किए, या फिर अल्कोहल किया, एनी प्रोडक्ट इफ आई इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए से एग्जांपल, सो इस पे कस्टम ड्यूटी लग रही है एग्जांपल 20% से 6 लाख रुपए। ओके, सो इस पे कस्टम ड्यूटी सरचार्ज सब मिला के लग गया 6 लाख रुपए। अज्यूम इसमें सरचार्ज भी आ गया 6 लाख रुपए। सो फाइनली ये मुझे कितने में मिल रहा है? 36 लाख। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब तक आप ड्यूटी नहीं भरोगे, आईजीएसटी नहीं भरोगे, गुड्स मिलेगा ही। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आईजीएसटी क्या 30 लाख गुड्स पे लगेगा, कि आईजीएसटी गुड्स एज वेल एज कस्टम ड्यूटी प्लस सरचार्ज सब पे लगेगा? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। आंसर देखो क्या है, importer shall be required to pay IGST on 36 लाख, यानी गुड्स पे भी आईजीएसटी लगा एंड कस्टम ड्यूटी पे, सरचार्ज पे, सब पे आईजीएसटी लगा, सब पे फिर से आईजीएसटी लगा। कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग, जो भी और ड्यूटीज आप ऐड करो ना, सरचार्ज, बरचार्ज, सेफगार्ड ड्यूटी, सब मिला के जो फिगर आया उसके ऊपर फिर से आईजीएसटी लगता है। टैक्स पे टैक्स लग रहा है, बट चलेगा, ताकि इंपोर्ट बंद करेंगे लोग। इंडिया से लो ना यार, क्यों बाहर से लेना? इसलिए ये पॉइंट है कि गुड्स पे भी आईजीएसटी 30 लाख पे, कस्टम ड्यूटी पे भी आईजीएसटी वो 6 लाख पे, सरचार्ज पे भी आईजीएसटी अज्यूम इंक्लूसिव, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग, सब पे आईजीएसटी लगता है। ओके, सो आईजीएसटी पूरे 36 लाख पे 6 लाख 48 चार्ज होगा। ये सब बेसिक पॉइंट है, बेसिक। सिमिलरली आपको पता है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी का लेक्चर्स में सुना हो तो, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, आप लोग सिगरेट्स या टोबैको सब इंपोर्ट करो तो एक और टैक्स लगता है कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी के साथ साथ लगता है सॉरी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अब ये भी पूरे 36 लाख पे लगेगा, यानी गुड्स पे भी लगेगा, कस्टम ड्यूटी पे भी लगेगा, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, सरचार्ज सब पे लगेगा। हाँ, जीएसटी पे वापस आईजीएसटी नहीं लगेगा,
जीएसटी पे वापस कॉम्पेंसेशन सेस नहीं लगेगा, सो ये कॉम्पेंसेशन सेस 36 लाख पे लगेगा। अज्यूम 15% था तो 5,40,000। सो ये कैसे वर्क करेगा? सो फाइनली 30 लाख का प्रोडक्ट मुझे कितने में मिला? ऑलमोस्ट 47.88। 30 लाख में मैं खरीद रहा था, हाथ में कितने में आया? 47.88 लाख। ऑलमोस्ट तो 50% टैक्स हो गया। समझ गया? सो सपोज मैं 30 लाख का अल्कोहल इंपोर्ट करता हूँ, ओके, अज्यूम उस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी 6 लाख, ठीक है? ये 30 प्लस 6, ये 6 लाख में सब आ गया, सेफ गार्ड, एंटी डंपिंग, सरचार्ज, सब कुछ। यानी अब टोटल वैल्यू मेरे लिए कितने हो गए? 36 लाख। अब आईजीएसटी जो मैं भरूंगा ना, वो ये पूरे 36 लाख के ऊपर लगेगा। यानी 30 लाख के गुड्स पे भी लगा एंड कस्टम ड्यूटी ऑफ 6 लाख पे भी लगा, 36 लाख पे लगेगा। सेम वे ये कॉम्पेंसेशन सेस भी पूरे 36 लाख पे लगेगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज अवर एंटायर पॉइंट। ये थी हमारी वेरियस टाइप ऑफ ड्यूटीज अंडर कस्टम्स एक्ट। क्लियर हुआ? टाइप ऑफ ड्यूटीज, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग, काउंटर वैलिंग, फिर हमने एक सरचार्ज पढ़ा, और अब जीएसटी। एक प्रोटेक्टिव और एक प्रिवेंटिव ड्यूटी भी अभी हमने पढ़ा कि फेवर नेशन है उसके साथ कैसे होता है। इज दिस ओके? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर चैप्टर। नाउ बिफोर गोइंग, जस्ट वन रिक्वेस्ट, वो जो केस स्टडीज है, इसके बाद जो हमने केबीसी में गेम खिलवाया, मैंने केस स्टडीज बनाया, आई रिक्वेस्ट अभी का अभी वो वीडियो पे आओ। फाउंडेशन ट्रस्ट, दैट्स व्हाई हम लोग डायलिसिस पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, मी एंड माय फादर, but since because of COVID-19 situations, donations have stopped and these people are suffering. So I request, if आप student हो, I agree, difficult है, earning नहीं है, donation कहाँ है? But even a small contribution is a huge contribution. ठीक है? So thank you each and everyone. And on the right hand side, you can see this course I'm commencing from 8th of August. This is of GST. On Zoom I teach this. This is an online course. मेरे GST के lectures आपको online नहीं मिलते। सिर्फ कस्टम ड्यूटी मैंने पूरा और आप यूट्यूब पे देख पाओगे। जीएसटी के जो लेटेस्ट अपडेट्स है, जो भी पोर्टल पे हो रहा है जीएसटी के, वो सब वीडियोस यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू लर्न द एंटायर कोर्स, सो ये मैंने कोर्स डिजाइन किया है 20 to 25 डेज का। ये कोर्स बिगिन हो रहा है 8th of August 2020 को, एंड एक दूसरा हो रहा है 12th of September 2020 को। If anyone wishes to join, you have the contact details on the screen. You can message me or call me and we can enroll you in this course. So ये कोर्स की डिटेल्स है। So first of all, I would like to thank everyone again and be a good human. आप लोग contribute करो, donation दो and help करो other people की। Just earning is not sufficient. Learning, humanity, everything is important. So just अगर आप ये करोगे, so I will feel confident and मैं एक अच्छा प्रोफेसर बन पाया, I will think about it. Okay, so thank you so much each and everyone. Goodbye. See you in third lecture. हम case studies lecture में फिर से मिलेंगे. Take care everyone. Goodbye.